तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा जिंदगी का सफर है, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है, जिसमें हम रोजाना नए नए लोगों से मिलते हैं, हमारा उनसे परिचय होता है, संबंध बनते हैं। और यात्रा इतनी छोटी है कि शायद गिले शिकवे रखना बिल्कुल बेकार है। आज मैं आपका परिचय करा रही हूँ साक्षात्कारों की श्रृंखला में वर्ल्ड रेनाउंड माननीय श्री तिलक गिताई जी से, जो कि एक बहुत ही अ, विश्वविख्यात मिनिएचर आर्ट पेंटर हैं और पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और जानने की कोशिश करते हैं इस छोटे से सफर में एक और खूबसूरत मुलाकात के साथ। गिताई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो नमस्ते। पर। और मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे समय दिया। तो मुझे भी बहुत गिताई जी, खुशी हो रही है कि आपने जो है। ये मेरा पहला सवाल यही है कि इस सफर में जिस एक मुकाम पर हम लोग मिले हैं, आपका जी। ये सफर शुरू कैसे हुआ? शुरू करते हैं आपके बचपन से। कैसे इस सफर की खूबसूरत शुरुआत हुई? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक कलाकार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जाति से तो मैं बनिया हूँ, अग्रवाल जैन हूँ। और मेरे पिताश्री बहुत मशहूर कलाकार रहे। और उनको यहाँ उस जमाने में जब महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की ख्याति दुनिया में थी, उन्होंने 2 सब्जेक्ट में वहाँ से डिप्लोमा किया। जी। उनके नाना ने उनको वहाँ खास तौर से एडमिशन कराया था, क्योंकि वो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थे। जी। और ये कोर्स करते ही उनको बहुत गजब का चांस मिला, मौका मिला। महाराजा बीकानेर ने, गंगा सिंह जी ने उनको इनवाइट किया अपने यहाँ। अरे वाह। और एज ए दरबारी कलाकार वो वहाँ पे रहे। 10 साल उन्होंने वहाँ काम किया। उसके बाद में जब स्वतंत्र हुआ भारत, और बहुत मतलब विचित्र काम किए उन्होंने वहाँ पे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से गया, भारत आज़ाद हुआ तब, जी। तो सभी महाराजाओं ने उसको बहुत प्रेशियस गिफ्ट दी। उसमें सबसे प्रेशियस गिफ्ट बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी की थी। और वो उस जमाने में फादर ने बनाई। वो करीब 50,000 रुपए की थी। आज भी लंदन में उसकी पर्सनल म्यूजियम रखी हुई है। क्या और गिफ्ट था ये? तो उन्होंने एक सोविनियर बनाया था उसके लिए। उसमें कई तरह का काम था एक ही आर्टिकल में। अच्छा। तो हाँ, पूरा उसमें सोने चांदी का, पेंटिंग का, उसमें एनग्रेविंग एम्बॉसिंग बहुत तरह का काम था। एक पूरा पैलेस जैसे बना हुआ था। अच्छा। तो उस तरह का आर्टिकल उन्होंने बना के दिया। और हम्म। मतलब ये है कि मेरा जन्म जो है बीकानेर में हुआ 49 में, और उसके बाद उन्होंने बीकानेर छोड़ दिया वापस। अच्छा। 10 साल महाराजा की सर्विस करने के बाद महाराजा बहुत कहते रहे, पर उन्होंने कहा अभी मेरा बेटा हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा कलाकार होगा। उन्होंने वो नौकरी छोड़ के वापस जयपुर आ गए। और एक विश्व प्रसिद्ध अपनी संस्था उन्होंने खोली। वो थी राजस्थान कला मंदिर। अच्छा। तो विगत वर्षों में फिर उन्होंने वो काम किए जो होते ही नहीं थे कहीं भी, क्योंकि वो एक ऐसे महाराजा के पास पैट्रोनेज हुए थे जो ये हम्म। कहता था कि मुझे मेरा मरा हुआ बाप चाहिए, तो ना नहीं सुनना चाहता हूँ, बोलो आ जाएगा। इस तरह उन्होंने बहुत उनको सहूलियतें दी, बहुत उनको मौके दिए, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और वो ऑलराउंडर हो गए इसी में वहाँ पे। उन्होंने यहाँ तक कि जो उनकी करेंसी चलती थी, सोने की गिन्नियाँ वगैरह, उसको जो उनका पोर्ट्रेट फादर ने बनाया। उनकी बहुत सारी मेटल की जो है वो कलाकृतियाँ, चाहे वो स्कल्पचर्स हों, चाहे और सोविनियर हो, गिफ्ट आइटम हो, सब बनाते थे वो। तो इस तरह जो है उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। माने मैं भी उसी पटरी पे चला, और वो सब मुझे विरासत में मिला। मैं ऑलराउंडर हूँ पेंटिंग में, मुझे मिनिएचर पेंटिंग में बहुत बड़ी ख्याति मिली, लेकिन मैं और भी ऐसे अद्भुत काम करता हूँ जिनको आज कोई करने वाला नहीं है। सबसे डिफिकल्ट काम है मेटल में रिवर्स एंग्रेविंग करके पोर्ट्रेट बनाना। और जब उसमें मिंट प्रोसेस होता है और उसमें मेटल ढल के सामने आता है, तो पॉजिटिव होता है और लगता है कि ये पोर्ट्रेट किसका है। ये आपने उस कहाँ से सीखा? जी,
ये आपने कहाँ से सीखा ये ये शिल्प? सब फादर फादर से विरासत में मिला मुझे। ये चीज ना कहीं आज भी सिखाई जाती है। मिनिएचर पेंटिंग तो बहुत ऐसी चीज है, लेकिन वो भी आज भी किसी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। ये एक मतलब विडंबना है, और एक बहुत बड़ा दुखद वो है कि हमारी अपनी जो प्राचीन कला है, इतनी हम्म। समृद्ध और इतनी जो है वो जबरदस्त आर्ट को आज इग्नोर अद्भुत किया। है। हम्म। तो ये सब मुझे तो विरासत में मिला। और स्कूलिंग फिर जयपुर में हुई। जयपुर में स्कूलिंग करते करते जब मैं 8th क्लास में पहुंचा, तो उस वक्त का एक वाकया बड़ा ऐसा मेरे जीवन में हुआ। मेरे ड्राइंग टीचर ने मुझे एक ड्राइंग दी कि आप इसे, तो मैंने उसको बनाया फ्री हैंड। जी। तो उन्होंने आकर के कहा, करीब 30-40 बच्चों की क्लास थी, कि तुमने ये बटर पेपर से ट्रेसिंग किया है, हम्म। ये अच्छा तुमने अच्छा, हाँ। हाँ, मुझे याद है बटर पेपर हुआ करते थे। नहीं थे, जितना पर अपना संघर्ष वही नहीं था होता कि था वो आपने बटर ट्रेसिंग पेपर। किया है, ये फ्री हैंड नहीं है। तो हम्म। मैंने कहा नहीं सर, मैंने फ्री हैंड बनाया है, आप मेरे बराबर के बच्चों से पूछ लीजिएगा जो बैठे हैं। वो उनको यकीन नहीं हुआ, जी। और उन्होंने मुझे चौक दे करके ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर दिया। ओ। कहते हैं मैं जो दूसरा मोटिव देता हूँ उसको यहाँ बनाओ। हम्म। एक बार तो मैं भी सोचने लगा कि इतने चैलेंज बच्चों हो में गया, हाँ। बहुत उम्र तो थी नहीं, और हम्म। कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं क्लास में ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर के हाँ। ड्राइंग करूं। पर मेरे पिताश्री से बहुत सारी चीजें सीखी थी। हम्म। तो इस ऐसे मौकों पे वो ये कहते थे कि तुम ये सोच लो कि तुम्हारे सामने कोई भी बैठा हुआ नहीं है, बिल्कुल। और बेझिझक तुम उसको बन लो। हम्म। तो मैंने वो ड्रॉ कर दिया वहां पे। तब वो कहने, अचरज में पड़ गए, कहने लगे कि निश्चय ही तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, और इस साल का बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड तुमको ही मिलेगा। अरे वाह। वही हुआ। और हम्म। वो एक तरीके से मेरी शुरुआत थी जीवन की, हायर सेकेंडरी करते करते। और मैंने ये सोचा कि मुझे आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। हम्म। तो मैंने इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन जो मुंबई से होता था उस जमाने में, आईजीडी बॉम्बे उसे बोलते हैं, तो वो मैंने किया एक ग्रेड में। उसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। डिप्लोमा करते करते मुझे लगा कि जो स्तर किसी जमाने में यहाँ हुआ करता था, मैं हम्म। वो उसका कुछ जो और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ वो नहीं मेरे को सीखने को मिल रहा। हम्म। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि मुझे किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। हम्म। अब घर से परमिशन नहीं थी कि आप बाहर जाके पढ़ें। और इस तरह जो है वो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला कि मैं दिल्ली जाकर के कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लूँ। अब वहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल था। सिर्फ 20 सीटें होती थी। मुश्किल से किसी को जो है उसमें मेरिट में मिलता था। और करीब 400-500 स्टूडेंट तक वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए बैठते थे। अब उस मेरिट में मुझे आना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप भी लेनी थी, और उसी से मेरे को काम करना था, और मेरे को एडमिशन ज़रूरी था। हम्म। वो नेशनल अवार्ड के लिए एक मात्र जो है वो जगह थी जहाँ नेशनल अवार्ड को नेशनल डिप्लोमा मिला करता था। बाकी जगह गवर्नमेंट के साधारण डिप्लोमा मिलते थे। डिग्री कोर्स कहीं भी नहीं था इंडिया। तो वो एडमिशन मैंने लिया, मुझे मेरिट में स्कॉलरशिप मिली 4-5 साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास आउट करते करते यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने उसको बीएफए कोर्स कर दिया। पहला बैच था मैं जो बीएफए करके हिंदुस्तान में मैं निकला। और मुझे इस तरह जो है बहुत मौके मिले कि मैं अच्छी सर्विस भी कहीं कर पाऊँ। और मेरा ध्येय यही था कि मैं फ्रीलांस काम करूँ। कला की प्यास कुछ ऐसी ही है, उसका अधूरा रहना बनता नहीं है, उसका तृप्त होना बहुत जरूरी है। जी पर साथ जी में अगर हमारी महत्वाकांक्षा भी है जुड़ी हुई, तो वो अपने आप में और एक ईंधन का काम करती है। जी जी आपने सोचा, और आपकी आवश्यकता भी थी, और आपकी महत्वाकांक्षा थी कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप की जरूरत है। तो जी आपने जी। बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एफर्ट्स किए, एकदम स्ट्रीमलाइंड एफर्ट्स किए। उस एंड यू दौरान मुझे एक्चुअली। काफी, जी, काफी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे बाहर जाकर के। पर मैं संतुष्ट था कि मुझे कुछ खास सीखने को मिल रहा है। क्योंकि आपका ध्यान वहीं केंद्रित था कि मुझे यही करना है। जी आपका ध्यान वहीं केंद्रित था कि मुझे यही करना है, उसी तरफ आपके सारे बिल्कुल प्रयास रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इसीलिए प्रयास वो किए मैंने फलीभूत हर हुए। जगह से।
आपको बताऊं कि देखिए मेरे को वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं थी हम्म। और बड़ा मुश्किल था सरवाइव करना। तो मैंने वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, उन्होंने अच्छा। पर्सनली मुझे समय दिया। और जब मैंने अपना काम बताया तो वो दंग रह गए। मैंने कहा साहब देखिए बगैर हॉस्टल के मुझे ये अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा कोर्स। उन्होंने हम्म। मुझे दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो उस वक्त कश्मीरी गेट होता था और तिलक ब्रिज पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा कॉलेज है, तो उन्होंने मुझे वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज दी, इसीलिए कि मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स में मेरी गिनती थी। मुझे कई अवार्ड स्कूलिंग टाइम पे भी मिले। जी। आपको परिवार में ऐसा कौन था जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या अगर ये कहें कि आपका जीवन में आदर्श कौन रहा? तो देखिए मेरे पिताश्री सबसे बड़े मेरे लिए जो है वो थे, और उन्होंने ही मेरी लाइफ को जो है वो एक तरीके से घड़ा है। और मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े कथक डांसर थे। उनका ये शौक था, पेशे से वो ज्वेलर थे, जौहरी थे। हम्म। और इस तरह कला मुझे, मेरे चाचा बहुत बड़े साहित्यकार थे, ये सारी चीज़ें मुझे विरासत में मिली। हम्म। और इसी पे मैंने देखिए लाइफ में बहुत ज़बरदस्त काम किए आगे। और मेरे पास आउट करने के बाद में मैंने फादर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया उस राजस्थान कला मंदिर में जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और अल्टीमेटली 1982 में मुझे मिनिएचर पेंटिंग के लिए सबसे पहले इंडिया में नेशनल अवार्ड मिला। कुछ इत्तेफाक था कि वो पेंटिंग्स, बहुत सीनियर लोग भी बैठे हुए थे, और मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो सेलेक्ट हुई और मुझे वो नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद मेरा एक प्लेटफॉर्म, मेरा झुकाव अल्टीमेटली मिनिएचर पेंटिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, और मुझे उसमें काफ़ी आगे सक्सेस मिलती चली गई। आपका ऑडियो बंद हो गया सर। तो जिस तरह से आपके पिताजी ने और आपको विरासत में मिले ज्ञान ने आपको तराशा, आपने जी। क्या क्या धातुएं तराशी, आपने क्या क्या तराशा है अपने जीवन में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति एक ही चीज़ में मास्टर होना बहुत मुश्किल होता है जीवन में। तो मुझे उनसे वेरियस तरह के काम सीखने को मिले जो कि आज संभव नहीं है। जैसे मैं कि? जैसे आपको भी जिक्र किया कि मेटल में जो मैं काम करता हूँ, खास तौर से हैंड हम्म। एंग्रेविंग है, हम्म। एम्बॉसिंग है, और हम्म। इस तरह के और जो स्कल्पचर्स मैं बना रहा हूँ वो सब मिनिएचर में है, छोटे, जो हम्म। कि संभव नहीं है, वो सब मुझे मिले सीखने को। क्योंकि उनके टूल्स भी बाजार में नहीं मिलते हैं, उनके टूल्स भी हमें बनाने होते हैं, वो किस तरह से काम होता है, ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज न कहीं सिखाई जाती है और न की जाती ये बहुत अद्भुत है ये सोच पाना कि किसी चावल के दाने पे कुछ लिखा भी जा सकता है, और इस विस्तार से लिखा जा सकता है। है। जी। वो भी अब क्या है कि एक ऐसी चीज नहीं रह गई है। जबकि मैंने जो मेटल में काम किए हैं वो, उसमें मैं आपको जिक्र करूं, सबसे छोटा मेरा स्कल्पचर है मच्छर। ओह। मच्छर बनाया मैंने मेटल में, मक्खी बनाई है, एग्जैक्ट मक्खी, आप कह ही नहीं सकते कि मेटल की बनी हुई है। मुझे हम्म। एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इनवाइट किया अवार्ड सेरेमनी के बाद में लंच पे। तो मुझे एक शरारत सूझी और मैंने वो मक्खी उसमें प्लेट पे रख दी खाने की, और जो वेटर थे उन लोगों को बोला कि अभी झाड़ लगेगी, घबराना नहीं। और जब मैडम आई और उन्होंने देखा तो कहा इतनी गंदी प्लेटें हैं कि मक्खियां इन पे रखी। तो उन्होंने कहा साहब जी, जो आपके बराबर में कलाकार साहब खड़े हुए हैं, ये इनकी बनाई हुई मेटल की मक्खी है। अब वो हैरान हो गई, उड़ाए तो उड़े कैसे, वो उड़े उड़ तो सकते, मैं जान तो डाल नहीं सकता साहब। मैंने कहा लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके फेदर्स पे आप ये एक एक नस देख सकते हो, इतनी फाइन मैंने कार्विंग की हुई। तो वो आप अपने साथ लेके गए थे, आपने सोचा हुआ था कि शरारत मुझे करनी है? हाँ, उनको दो चार चीजें मैंने वहां भी दी। और आप देखिए तिल के बराबर दाने पे मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया, वो उनको भेंट किया मैंने। तो वो यही अचरज करती रही कि, और पुपुल जैकर उनके साथ में थी, जो कि हैंडीक्राफ्ट से और कला से जुड़ी हुई बहुत बड़ी लेडी थी, जिन्होंने मतलब सारे जितने भी उस वक्त में फेस्टिवल ऑफ इंडिया अब्रॉड हुए, उसकी हम्म। सारों की प्रेरणा वही थी। और मेरे को कई जगह बाहर भी भेजा। आज भी वो चीज़ें मेरे कलेक्शन में हैं जो मैं बनाता रहता हूँ और बनाई है मैंने। सौभाग्य रहा तो जरूर एक बार देखेंगे आपकी ये सारी तो देखने कलाकृतियां। लायक चीज़ें हैं साहब मेरी, और मेरा एक ख्वाब था
जब मैंने इटली में जो माइकल एंजेलो बहुत बड़ा कलाकार हुआ, वो ऑलराउंडर था, हम्म। आर्किटेक्ट भी था, वो स्कल्पटर भी था, वो जबरदस्त पेंटर भी था, कि मैं कुछ ऐसा ही होना चाहता हूँ कि मैं सभी चीजों में दखल अंदाजी रखूं और सभी चीजें ऐसी बनाऊं कि जिनको देख करके आगे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले और अक्षर में पहुंचे। बिल्कुल अचरज में हो जाएंगी। तो आप हैं वही बहुआयामी प्रतिभा, आप भी हैं, और लोग उसी तरह से आपको देखते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। ये गॉड गिफ्ट है सब, ये किसी को सिखाने से भी नहीं आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल यही सहमत हूँ मैं। यही मुश्किलें हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें यही है, आज भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं सीखने, काम करने, तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या कमाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा हम्म तब इसको आर्टिस्ट कभी मत बनाना। अगर ये हम्म। भूखे मरने के लिए तैयार है, आप इसको जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। वरना अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे कि इसको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कहीं अच्छा काम करने लग जाएगा, तो ये का एक कोई गारंटी नहीं है, कोई मुश्किल बहुत। तिलक जी, इस बात का एक बहुत मलाल है, ये बहुत ही खेदजनक तथ्य है। इस पे थोड़ा और रोशनी डालिए कि ये क्यों होता है कि एक कलाकार भूखों मरने पे क्यों मजबूर होता है। और आपने जो बात उस पेरेंट को कही, वो अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि आप आज चाहें भी है सर। कलाकार बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन आप रोजगार नहीं कमा सकते, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने बहुत बड़े बड़े सम्मान दे दिए, माफ कीजिएगा, लेकिन फाइनेंशियली उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कैसे रहते हैं, कैसे आपका गुजारा चलता है, कैसे काम कर रहे हो। जी। दरअसल में क्या है साहब, कलाकार जितने भी अच्छी कला आपकी जो हुई है, चाहे वो बहुत बड़े बड़े पैलेस बने हैं, पेंटिंग्स हुई हैं, हाँ स्कल्पचर्स जी। हैं, कार्विंग्स हैं, ये हम्म सारी की सारी पैट्रोनेज के पीछे ही हुई हैं। क्योंकि हम्म। उनको एक तरीके का संरक्षक चाहिए, उनको बिल्कुल। इस तरह का आदमी चाहिए जो उनको परवरिश कर सके, उन पे हाँ। खर्चा कर सके, उनको उस तरह की जो है वो मौका दे सके कि वो काम करें। और आज जितनी भी आप देख रहे हैं, वो सारी धरोहर जो पुरानी हमारी जो हेरिटेज है, वो तभी बनी है जब राजा महाराजाओं ने उनको पैट्रोनाइज किया। बिल्कुल। उन्होंने पर्सनली उनको जो है वो सारी कुछ चीजों को जो है उनको समय दिया है, उनको पैसा खर्च किया है, और वो आज नहीं है, कहीं भी नहीं है। कोई भी इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपकी सभ्यता और संस्कृति इसी पे निर्भर है। धरोहर है आज ये। हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की चीजों में से जो निकली हैं कलाकृतियां, उसके दम पे कहते हैं कि हम बहुत समृद्ध थे, वरना और तो हम्म। कोई चीज है ही नहीं। आपने बिल्कुल कितना भी कुछ भी किया, लेकिन आगे आने वाली आपकी कलाकृतियां, आपकी जितनी भी धरोहर है, उसी के दम पे आदमी कहेगा कि हाँ, हम कितने रिच हैं। बहुत सुंदर बात बिल्कुल, जब कही तक आपने, बिल्कुल। पैट्रोनेज नहीं करें तब तक कुछ नहीं हो सकता बस। क्योंकि मरणशील तो हम है ना, कला तो अमर है, और कला को अमर रखने के लिए कला का संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो तीनों काम चीज ऐसी पहले हैं अगर देखो। सम्राट या राजा महाराजा किया करते थे, आज वो काम शायद सरकार के जिम्मे आएगा, तभी ये कलाएं और पल्लवित हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। हमारे उस्ताद लोग जो राजघराने में काम करते थे, फादर करते थे, वो कहते थे हमें उठ करके कहीं जाना नहीं होता था कि आज घर पे सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, ये नहीं हम्म है, मसाला नहीं है, वो सब कुछ प्रोवाइड होता था। आप सिर्फ हम्म। काम करो बैठ करके, और निश्चिंत होकर के करो। अब ये सब कहाँ है बताइए आप, पेट्रोल। वो पेट्रन्स हमें आज भी चाहिए, बिल्कुल। मैं आपको एक बार का वाकया बताऊं। हमारे यहाँ महाराज राम सिंह जी बहुत कला प्रेमी हुए, जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर दिया, पिंक सिटी का नाम दिया, वो सारा उन्हीं का वो था। और जितनी कलाएं, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, वो फर्स्ट प्रिंस फोटोग्राफर थे इंडिया के। और अच्छा। उन्होंने जितना कला को उस वक्त में वो किया, कोई नहीं करता। तो एक पेंटिंग जो उनके यहाँ बन रही थी, उनके जो है स्टूडियो में, तो हम्म उन्होंने कहा कि अरे बहुत टाइम हो गया, ये पेंटिंग पूरी नहीं हो रही है, क्या बात है। हम्म। तो चीफ उस्ताद जो उस वक्त में था, उनका मास्टर, उसने कहा कि साहब, हर वक्त नजर गेट पे लगी रहती है कि आप कब आए, और आपको कब हम जो है वो दुआ सलाम करने से चूक गए तो हमारे लिए बेअदबी हो जाएगी, ओहो इसलिए हम हो। चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने लगे सुबह एक बार आके नमस्ते कर लेना, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहो। हम्म मतलब ऐसा ऐसा मतलब डिवोशन, इतना उनको जो है प्रेम और इतने सम्मान देना, ये बहुत मुश्किल बात हम्म। है। और कला बहुत। तभी डेवलप होती है साहब, वरना नहीं होता है। ये आज जो क्या कारण है कि शॉर्टकट अपना रहे हैं, मॉडर्न आर्ट बना रहे हैं, आपको हाँ। पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, दूसरे को पता नहीं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, वो कला है अपनी जगह, उसका एक अपना वो है, पर वो सब मैं उधार की कला मानता हूँ। आपका अपना मैं क्या है? वही आ रही थी, हाँ, मैं यही जानना चाहती स्वाधीनता थी। से लेके अब तक जो हम लोगों ने काम किया, हमारे बुजुर्गों ने काम किया,
और जो एक हमारी कला और संस्कृति को आसमान तक जो है उसको पहुंचाया, वो आज कहीं भी जो है वो नहीं है, लुप्त हो चुकी है प्राय। इसे आप उधार की कला क्यों कहते हैं? जी। कला तो कला है, कला का तो कोई देश नहीं होता, कोई ये सिर्फ इसके लिए सीमा नहीं नहीं। है, देखिए तीन चीज ऐसी हैं मैं ये मानता हूँ जो माँ सरस्वती की देन है। उसमें फाइन आर्ट है जिसमें सारी ललित कलाएं आ जाती हैं, म्यूजिक है जिसमें इंस्ट्रूमेंटल वोकल आ जाता है, और लिटरेचर है जिसमें आपका जो है राइटिंग पोएट्री ये सब कुछ आ जाता है। और ये तीनों चीज माँ सरस्वती की देन है। आप हो सकता है किसी को जैसे तैसे इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, एडवोकेट बना दें और कुछ भी बना दें, लेकिन किसी को कलाकार नहीं बनाया जा सकता। सही कहा, तो बिल्कुल। उसकी मर्जी से जो है वो सब चीज टैलेंट उनको मिलता है। उसको निखारने के लिए जरूर इंस्टीट्यूशन चाहिए, अच्छे उस्ताद चाहिए, पर वो चीज आप किसी को दे नहीं सकते। वो जरूरी नैसर्गिक नहीं कि है। लता मंगेशकर की अगर बेटी होती तो वो भी उतना ही बड़ी गायक हो जाती। वो यही है। नैसर्गिक है, हाँ जी। तो ये जो चमक है, जो रिवॉर्ड्स मिले, अवार्ड्स मिले, इतने सारे पारितोषिक मिले, इतनी सारी प्रशंसा मिली आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, क्या ये सारी चमक, अगर हम इसको बहुत गहराई में जाके देखें, तो क्या ये सारी चमक आभासी है? देखिए इतना स्ट्रगल के बाद में अब कोई कोई किसी का डेस्टिनी है ये तो कि मैं यहाँ पहुंच गया, वरना अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाती हैं साहब, वो खत्म हो जाती हैं पहले ही। उनको कोई पैट्रोनिस करने वाला नहीं। आज मुझे 20 साल हो गए साहब ये ख्वाब लिए हुए कि मैं कुछ अपनी कलाकृतियां कम से कम दिखाने के लिए, लोगों के लिए एक छोटा मोटा म्यूजियम टाइप बना करके छोड़ जाऊं, ताकि लोग हाँ उसे जी। प्रेरणा से देखें। हम्म। पैसा ही कुछ नहीं है सब कुछ जीवन में, मैं बिल्कुल। आज चाहूँ अभी चाहूँ बेच दूंगा उन सबको, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां और दूसरे लोग उसको कम से कम इंस्पायर्ड करें, देखें, और उनको सीखें कि मैं वो तरीका अपनाना चाहता हूँ जिससे सीखें भी लोग बात कि इसको कैसे किया जाता था। अब इतने वेरियस कामों के लिए मेरे को आज दिन तक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां मैं डिस्प्ले कर सकूं। रहने को ही कम पड़ती है सब, आप डिस्प्ले तो बहुत दूर की चीज इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे ये है। साक्षात्कार फेस टू फेस चाहिए, बिकॉज आई wanted टू सी ऑल दोज expressions which are playing on your face and they are playing right now. तो जी। ये मतलब ये विडंबना है क्यों, ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि क्या इसीलिए इस बात के लिए क्यों सरकार कॉन्शियस नहीं है। हमेशा देखिए सुख समृद्धि के साथ कला डेवलप होती है। अब उसमें अगर मान लीजिए जो पैटर्निस्ट करने वाले लोग हैं वो इस तरह का कुछ नहीं सोचते तो कैसे होगा। वो तो उनके द्वारा ही हो सकता है जो इसके लिए सोचते हैं, इसके लिए मतलब जज्बा है उनके दिमाग में, वो उसकी अहमियत समझते हैं, तो कला और डेवलप होगी। अभी पीछे 9 सालों में मोदी जी जैसा शासक आया और उन्होंने बहुत इसके लिए काम किया। जितना करप्शन था और था, ये लोग बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते थे जिनमें प्रतिभा है, उनके लिए उन्होंने ऑनलाइन जो है सारे सिस्टम किए कि भ्रष्टाचार कम हो। उन्होंने हर तरह से उनको जो है मदद करने की कोशिश की। अब उसके बाद में आप खुद देखिए कि इन 9 सालों में हमारी पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट और इन चीज़ों का कितना एक्सपोर्ट बढ़ा। ये तो बीच में ये महामारी आ गई इसलिए वापस से थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गया सब मामला। पर जब तक आप खुद उसको जो है वो नहीं देखेंगे तो ये कला तो खत्म हो जाएगी सारी। कला हमें धरोहर के रूप में मिलती है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें साधन और माध्यम चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अगर वो नहीं होंगे तो हाँ, बिल्कुल। पता है सब, मैं बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूँ क्योंकि हमारे पहले उस्ताद लोग बहुत सारे सीक्रेट अपने साथ ले गए, उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया। इसीलिए वो ये कहते थे कि नालायक हैं, इसका किसी की समझ ही नहीं है उनको। अब हम सिखाना चाहते हैं, आज सीखना भी चाहते हैं लोग बाग। मेरे पास में छोटी सी जगह नहीं है, मैं कैसे उन बच्चों को बिठा करके काम करा रहा हूँ, कैसे उनको सिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सुविधाएं नहीं है। क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अब देखो मैं तो यही है, पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इन लोगों को समझ आएगी। पर बिल्कुल, इतनी इस देर में माध्यम है से, इस कि हम माध्यम से जैसे एकदम सीधा कह डालिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल। नहीं, देखिए अब कोशिश करते हैं, हम तो सिर्फ इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते देखिएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एकदम अपने लेवल पे आदमी खुद संभलेगा तभी खत्म होगा सब, खाली गवर्नमेंट के या ऐसे लोगों के चाहने से भी नहीं होगा। क्योंकि हम जब खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि हम लोग अपने आप में जो है अगर बेहतरीन बनते हैं, तभी जा करके जो है वो। नहीं, वो तो एक कलाकार हर दिन मंझता है, हर दिन उसे परिष्कृत होना आवश्यक है,
तभी वो लेकिन आगे अपनी धरोहर छोड़ के जा अरे पाएगा। आप देखिए, वो जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, फादर जहाँ स्टडी करते रहे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में, वहाँ दो हम्म। बहुत बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे। महाराजा के और दूसरे जितने भी टूरिस्ट और गेस्ट आते थे उनको वहाँ ले जाया जाता था, उनको दिखाया जाता था कि देखिए कैसे काम होता है, कैसे अलग अलग जो है सब्जेक्ट के काम होते हैं। फिर जी। उनके जो रवि काम थे उनको वहाँ डिस्प्ले किया जाता था, उनको हम्म। वहाँ बेचा जाता था, उनकी परवरिश इस तरह होती थी। अभी हमारे पास अगर मार्केटिंग नहीं है, हमारे पास में अगर कोई मंच नहीं है, तो हम क्या करेंगे बना बना के? बिल्कुल और बिल्कुल। कौन सीखना चाहेगा, उसको करेगा क्या, ये बताइए आप मुझे। तो ये तो बहुत एक्सपोजर की जरूरी है ना बहुत साथ में जरूरत है, हाँ कि हम जी। लोगों को मार्केटिंग का भी वो हो और हो। अब जितनी एजेंसियां वगैरह बना रखी इन्होंने, खोली हुई हैं, वहाँ आउटलेट्स हैं, सब वहाँ आप वहाँ ले जाके बेचो करो, लेकिन मुझे मालूम है कि किस कदर वहाँ पे जो है वो मैनिपुलेशन और भ्रष्टाचार और कई चीजें हैं कि आदमी जाता है। तिलक जी, कला और अभिव्यक्ति का क्या संबंध है आपकी नजर में? ये सब देखिए, कला में अगर अभिव्यक्ति नहीं हुई, तो अगर उसमें आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसमें संगीत पैदा हो जाए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इस कमर्शियल अभिव्यक्ति वर्क की बात। करना, कमर्शियल आप कला को बना दें और दे दें कर दें, वो एक अलग चीज़ है, लोगों के ड्राइंग रूम तक भी पहुंच जाती है। लेकिन मैंने तो वो करने का कोशिश की है, मैंने वो सिखाने की कोशिश की है कि अब ये बताओ इसमें से म्यूजिक कैसे निकलेगा। मैंने तो हम्म। म्यूजिक पे काम किया 10 साल, भूखे रह करके मैंने 10 साल काम किया, और मैंने राग रागियों को ये चित्रित करके ये प्रूव किया कि पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती है, जो कि असंभव है। 500 सालों में नहीं हुआ कला के इतिहास में, वो मैंने किया, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस ही विस्तार नहीं। से बताइए इस बारे में। जी। तब ऐसा था, एक अमेरिकन प्रोफेसर इबलिंग अमेरिका से यहाँ आया स्कॉलरशिप पे, वो बहुत मुश्किल से मिलती थी स्कॉलरशिप। उसने वहां पढ़ा था कि रागमाला बहुत विचित्र काम किया हुआ है रागमाला पे। उसने कहा म्यूजिक तो सुनने की चीज है, उसको बनाया कैसे उन्होंने? हम्म। उन्होंने हिस्ट्री में पिकासो कहता है कि मॉडर्न आर्ट का जन्मदाता मैं हूँ, हम्म। मैंने एब्स्ट्रैक्ट और अमूर्त कला को जन्म दिया है। तो उसने कहा कि 15-16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में रागमाला पेंटिंग बन चुकी, उससे अमूर्त का तो कोई और दुनिया में उदाहरण नहीं है, कि उन्होंने म्यूजिक को डिपिक्ट कर दिया। वो आया यहाँ पे, उसने तमाम म्यूजियम्स में जाके स्टडी की, बड़ी मेहनत की, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, एक किताब पब्लिश की। तो उसमें सबसे ऊपर उसने लिखा कि ये तो निश्चित है कि उन्होंने बहुत गजब का सब कुछ किया, पर इनका म्यूजिक के साथ कोई तालमेल नहीं है, ये प्रूव हम्म। नहीं करती कि इसमें से ये म्यूजिक निकल रहा है, या हम्म। ये पर्टिकुलर राग रागनी पे बनी हुई है। हम्म। और हर पेंटिंग के ऊपर पोएट्री लिखी हुई होती थी। हम्म। उस पोएट्री का भी अर्थ जो है वो उसी वक्त की रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, कि वो पोएट्री कुछ और कह रही है और पेंटिंग कुछ और कह रही है। हम्म। इस तरह से उनमें कोई तारतम्य नहीं था, उनमें कोई मेल जोल नहीं था, और हम्म। कॉन्सेप्ट बहुत गजब का था ये। उन्होंने जो पुराने हमारे एस्थेटिशियंस थे, जो जी। ऋषि मुनि थे, जो संगीतज्ञ थे, नारद, भरत मुनि, हनुमंत, ऐसे लोगों ने एक रिसर्च किया अपने आप में, एक खोज की कि भगवान शिव से 5 मेल राग निकलती है, 5 हेडेड शिवा से, और एक जो राग छठी है वो माँ पार्वती से निकलती है। उन्होंने 24 आवर्स ऑफ द डे को 6 भागों में बांटा, हम्म। और ईच ईच पार्ट हैज ए मेल रागा। वो हर जो है वो 4 घंटे के अंतराल में आप उसको गा या बजा सकते हो, वरना दोष लगेगा। जी। ऐसा उन्होंने कंसेप्ट तैयार किया। हाँ जी। 24 घंटे में 6 पुरुष राग, मेल हम्म। राग, और हम्म। ईच हैज ए 5 फीमेल रागनीज, हर एक की 5-5 बीवियां हैं, तो फीमेल रागनी है। इस तरह उन्होंने पूरा एक गार्लैंड, रागमाला मीन्स द गार्लैंड ऑफ मेलोडीज, उन्होंने तैयार सुर। किया। हाँ। उसका उन्होंने टाइमिंग डिसाइड किया है, सीजन डिसाइड किया हुआ है, उनके पूरी सरगम में आरोह अवरोह डिसाइड किए हुए हैं कि ये सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये ऑडव जाति की है, ये शाडव जाति की है, या बिल्कुल। संपूर्ण है। हम्म। तो ये इस तरह से जब उन्होंने पूरा कंसेप्ट बनाया, उस पर वो पेंटिंग्स बनी। लेकिन वो पेंटिंग्स तो कुछ और कह रही हैं, और ये सारा कंसेप्ट कुछ और है। ये ठीक है। उसकी research थी, उसकी किताब बहुत जबरदस्त पब्लिश हुई। इससे हम्म। पहले, इबलिंग से पहले किसी ने रागमाला पे इतनी अच्छी किताब नहीं लिखी। हम्म। उसको पढ़ने के बाद मैंने उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं एक हम्म। मूवी को तैयार करूंगा, और उसमें ये सारी जितनी भी कमियां रह गई उसको रिम्यूव करूंगा, चाहे कुछ भी हो। शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि मैंने उस पर 10 साल काम किया,
घर वाले कहने लगे कैसा पागल आदमी है, पैसा कमा नहीं रहा है, परवरिश कैसे होगी, ये क्या हम्म। चक्कर में लग गया, ये बताइए। तो हम्म। मैंने इसको जाना, राग रागनियों को सबसे पहले तो जाना कि ये कब गाई जाती थी, इनकी जाति क्या थी, ये संपूर्ण है, शाडव है, ऑडव है, और इनमें कौन से सोनेंट कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजों को जाना। और हम्म। जान करके मैंने उसको चित्रित करना शुरू किया। और ये मेरी खोज है, ये मेरा चैलेंज है कि इस दुनिया में ये मैंने महसूस किया कि छह सात जो है सुर होते हैं, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो चाहे इंडियन म्यूजिक हो, सात सुरों के साथ में इस दुनिया में सिर्फ सात ही रंग होते हैं। और उन सूर्य की किरणों से आप ये सिद्ध हो चुका है कि आठवां कोई रंग नहीं होता है। और उन सातों की रंगों और म्यूजिक के नोट्स को मैंने जुबान दी है कि कौन से रंग का कौन सा कलर होता है, कौन सा सुर बहुत होता खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। है, विद लॉजिक, ऐसे नहीं कि मान लिया साहब इसका ये होता है। और उसको हम्म। लेकर मैंने फिर काम करना शुरू किया। और मैंने उसी तरह से पेंटिंग्स बनाई हैं कि अगर इसमें ये सोनेंट कॉन्सोनेंट है तो वही कलर मैंने काम में लिए हैं मेरे। और अगर ये आउट ऑफ जाती के तो मैंने वही पांच सुर जो उसमें लगते हैं उसी के कलर काम में लिए हैं। और बहुत उस तरह खूब। से मैंने ट्रेडिशनल में काम किया है, मॉडर्न आर्ट नहीं है। बाकायदा मैंने मेरी शैलियों में, जिसमें किशनगढ़ सबसे जबरदस्त काम हुआ है मिनिएचर में, उसको लेकर के मैंने पेंटिंग्स बनाई। और इत्तेफाक देखिए कि उसमें रागमाला कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। मतलब मेरे लिए कुछ इस तरह का फील्ड तैयार हुआ। और मेरी किताब बहुत फेमस बाजार में आई, तब मैंने एग्जीबिशंस की इसकी यूरोप में। सारे बड़े बड़े यूरोप के आर्टिस्टों ने मेरे पे काम किया, उन्होंने अपनी शैली में रागमाला बनाई और मेरे साथ एग्जीबिशंस किए कई जगह। मेरी किताब है रागमाला द मिशन, और उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। बहुत से लोगों ने मेरे पे पीएचडी की हैं, दो लड़कियां ऑलरेडी पीएचडी जो है कर रही हैं। तो इस तरह जो है मैंने काफ़ी काम किया, इंटर्नशिप तो बहुत लोगों ने की इंडिया एंड अब्रॉड। मेरी छह पेंटिंग जो मेल रागा थी, उसकी हम्म। शुरुआत मैंने उस वक्त में जब आइवरी बैंड नहीं थी, तो मैंने हाथी दांत पे शुरू की थी। और वो जिनेवा के म्यूजियम डी थेनोग्राफी ने उनको खरीदा और वो कीमत दे करके, और उन्होंने आज वहां डिस्प्ले किया हुआ अद्भुत। कैसा लगता है? है। मेरी मेहनत सफल हो गई साहब, 10 साल की, तब लोगों ने जाना कि ये आदमी ऐसे ही नहीं समय बर्बाद कर रहा था। पर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और आज भी मैं आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको मैं जन्म दे सकता हूँ, जिनको मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब क्षमता नहीं है, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो उस वक्त मैं यंग था। अब बहुत सारी चीजें जो हैं साथ में हैं, अगर अभी भी मुझे कोई सहूलियतें मिले हैं तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊँ। सहूलियतें जरूर मिलेंगी, लेकिन आपने अपने आप को ये कैसे कहा कि आप यंग नहीं हैं? एक कलाकार हमेशा वो यंग रहता है, वो एक आपका कलाकार कहना सही है, लेकिन देखिए नहीं हो क्षमताएं सकता। तो घटती है ना। क्षमताएं तो घटती हैं साहब, और क्या किया जाए, देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। मैं डायबिटिक हूँ, मैं मेरे को हार्ट जो है मेरा बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और भी बहुत सी चीजें जो है अब शरीर में धीरे धीरे। आई एम रनिंग 75, पर स्टिल आई एम यंग। आप ठीक कहते हैं वैसे, Yes, मेरे that's what I'm saying. You still are young because you are बहुत full काम of करना है और मैं essence. कर रहा हूँ, लेकिन चुनौतियां हैं बहुत जबरदस्त। हम्म। तो परिवार ने माना कि आपने 10 साल भाड़ नहीं झोंकी थी, कुछ कर रहे थे आप, क्या परिवार ने माना? अब मेरी किताब कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था। 15 दिन मैं दिल्ली में रहा, थॉमसन प्रेस पे मैं गया हूँ, रिवोली पे मैं गया हूँ, और बड़ी बड़ी आर्ट बुक्स को किसी ने छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मैंने कहा हम्म। मैं इसको छापूंगा, मैंने खुद उसको जो है प्रिंट आउट करवाया। आप सोचिए, मेरे पास तो पैसा नहीं था। ये बीवी की मदद से जो है, मैंने कहा ज्वेलरी फिर होती रहेंगी और कुछ और फिर होता रहेगा, स्त्री धन जो तुम वो होता रहेगा, लेकिन ये आज मेरी किताब रेयर हो चुकी है, आप देखेगा कहाँ नहीं बिक रही है यूरोप में, पूरे में अमेजोन ने बेची। तो ऐसे ही स्त्री का मतलब सिर्फ आभूषण का संग्रह करना नहीं होता, स्त्री का मतलब अपने आप में, और स्त्री धन कलेक्ट करना भी नहीं होता। स्त्री अपने आप में एक धन है, और अगर उसका समर्पण आपके साथ है, उसका योगदान आपके साथ है, तो इससे निराली कोई बात नहीं हो सकती। ये सब जो अधूरी चीजें हैं और दिमाग में हैं और इम्प्लीमेंट भी होने को हैं, तो वो पूरी हो जाएं बस। इससे ज्यादा मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई करोड़पति हो जाऊं, लखपति हो जाऊं, या ये हो जाए या वो हो जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना गया दुनिया में। तो मैं तो इस उसमें हूँ कि अगर मुझे ये कुछ फैसिलिटीज इस तरह की मिले,
कि मैं गुरु शिष्य परंपरा से जो है कुछ अच्छे लोगों को तैयार कर जाऊं, वरना हम्म। कला मेरी साथ चली जाएगी सर। बिल्कुल। यहाँ बात वैल्यूएशन की नहीं हो रही, यहाँ बात वैल्यूज की हो रही है। और आप बहुत अमीर हैं, बहुत धनी हैं, बहुत समृद्ध हैं। नहीं, पर मैं खास तौर से इस गवर्नमेंट को, मोदी जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो किया है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं आता तो आज भी मेरे से कई जूनियर्स को बहुत पहले पद्मश्री और दूसरे अवार्ड मिल गए। एक आर्टिस्ट को सम्मान का ही भूखा होता है। मुझे इनकी वजह से ही ये ढूंढ करके जो है लेके आए हैं, वरना आज भी नहीं मिलता। क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ, ना मैं किसी की जेब गर्म कर सकता था, मैं जूतियां उठा सकता था। हम्म। मिलता तो मिलता, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जो एक एक कड़वी गोली अभी बाकी है पचा हाँ, पाने के लिए, कुछ देयर इज बाकी है स्टिल ना, अ बिट बहुत ऑफ कुछ बाकी वैल्यूज, है। व्हिच इज बहुत कुछ बाकी है you साहब। need to be prosperous as well, you need to be well off enough to carry on with your art। तो या वो तो जरूर। ट्रेडिशनल में ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं 500 सालों में। मेरे पास अब भी ऐसी चीजें दिमाग में हैं जिनको अगर मैं इम्प्लीमेंट कर गया तो हिस्ट्री याद करेगी सब मुझे। बिल्कुल। बिल्कुल। समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, कि कला के प्रति और जागृत होने के लिए समाज से क्या आपकी अपेक्षा है? हमारे भारतीयों में अभी काफी पिछले समय से अवेयरनेस बढ़ी है। उन्होंने ये जानना और ये समझना शुरू किया है कि हमारी जो प्राचीन कलाएं थीं वो बहुत दमदार थीं, उनकी बड़ी वैल्यू है दुनिया में। और उनका ये बड़ा है समझ और दायरा कि वो लोग खरीदते हैं, वो लोग अपने यहाँ रखते हैं, उनको उनको एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें और बड़े स्केल पे होनी चाहिए। आज बड़े आर्टिस्ट जो यूरोप में हुए हैं, तो उन लोगों को क्यों इतना सम्मान मिला? क्योंकि वहाँ के लोग उनको पैट्रोनाइज करते हैं। खाली गवर्नमेंट ही नहीं, लोग उनको पैट्रोनाइज करते हैं कि हमारी ये समृद्ध कला है देश की, इसको, ये धरोहर है हमारी। हम्म। एक अटपटा सा सवाल दिमाग में आ रहा है कि अगर गीताई जी को कहा जाए रैप म्यूजिक सुनने के लिए या मॉडर्न आर्ट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, तो क्या क्या राय है उनकी? अगर वो कंपेयर करते हैं उस संगीत को जो सुरों पे बेस्ड है, जो जी प्रजातियों पे बेस्ड है, जो समय काल पे बेस्ड है और रागास पे बेस्ड है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन रैप सॉन्ग्स की जिसकी धुन में बच्चे आजकल पागल हैं, क्या उन्हें संगीत की कुछ भी समझ है, या ये सिर्फ आपने बहुत अच्छा शोर है? प्रश्न आपकी किया है। नजर में क्या है ये? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर चीज में क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए, पारंगत होने के लिए आपको काफी रियाज और मेहनत करनी होती है। उसके हम्म। बगैर आप कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म। आज भी हर आदमी जानता है कि क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल जो डांस हैं या और जो चीजें हैं, उनमें कितना उन लोगों ने अपनी जिंदगी को खपाया है, रियाज किया है, तब वो वहां पहुंचे हैं। वो तपस्या है। शॉर्टकट नहीं है। और जो तपस्या है। आजकल पॉप जो है म्यूजिक और ये रैप जो गाते हैं और करते हैं, उनकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़े रियाज की जरूरत नहीं है। वो एक मतलब जो है इजीली उनको, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई अच्छा जो है वो नहीं है म्यूजिक, या कोई अच्छा वो नहीं है, ठीक है। पर देखिए, आप उसकी तुलना कभी भी क्लासिकल उससे नहीं कर सकते हैं। यानी आपको अगर रविशंकर बनना है तो आपकी उंगलियां कट जाएंगी उन तारों पे चलाते चलाते, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को जो है वो जाकिर हुसैन बनना है, तो वो उंगलियां जो सूज जाती हैं और जो उनमें गठैन पड़ जाती हैं, वो रियाज जब तक नहीं होगा तो वो वहां नहीं पहुंच सकता आदमी। ये ऐसे ही जब तक। पेंटिंग का है। अगर आपको मिनिएचर करना है तो उसकी आप बारीकी देखिए, आपको तो मेरे काम को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी फोर्सफुल, इतनी बारीक लाइन है, कितना फोर्स है उनमें, कितना लय है उनमें, कितना रिदम है उनमें, कितना उनमें मजा है। वो रंग जो हमने बनाए हैं अपनी मेहनत से, कोई रेडीमेड रंग नहीं हम काम में लेते। कोई भी कागज आज का हमारे काम नहीं आता। पुराना 100 साल पुराना जो हाथ से बनता था कागज, एसिड फ्री कागज, वो कागज की हमें जरूरत है। तो हमें तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता, हम कैसे उसको जूझ रहे हैं, कर रहे हैं काम। और फिर भी हम उसी तरह से आज की मटेरियल से भी हम वैसी ही चीज बनाने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं, ताकि हम्म। कला लुप्त नहीं हो जाए। हम्म। कला अपने आप में आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाने की चीज है। थोड़ी देर के लिए कोई चीज कर्णप्रिय हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो शोर बनते उसे देर नहीं लगती।
जी। लेकिन और पिछले जब हम जो पुराने गाने आज भी सुनते हैं, जो सुकून हमें उससे महसूस होता है, तो जो उनका शांति रियाज हमें नहीं उससे करते थे महसूस राग होती है। रागनियां, जो उन्होंने समय के हिसाब से बंदिशें बनाई हैं, उन्होंने जो उसके हिसाब से जो किया है, हाँ, किस दिन क्या होता है, तो वो चीजें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। आज बिल्कुल। बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं कि म्यूजिक से, आपके संगीत से उनका इलाज होता है, मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, फला फला राग को फला फला मरीज को सुनाया जाए तो। ये क्या हम्म। है? ये जो अदृश्य जो पावर है भगवान की, जो दी हुई चीज है, वो इस रियाज में ही मौजूद है, इस कला के में ही मौजूद है। दूसरे आपको थोड़ी देर के लिए सुकून दे सकते हैं, या हो सकता है आपको बेहोश कर सकते हैं कि बहुत हाई पिच पे आपका म्यूजिक हाँ, चल रहा है और शोर हो रहा है और फ्रेंजी आप में चले गए आप, हाँ, और फ्रेंजी में चले गए आप। परमानेंट कोई रिलीफ, सुकून या मजा नहीं दे सकता। I think if I pick two right words, the most appropriate words to differentiate between the two is, one is frenzy, जो कि हमें मॉडर्न म्यूजिक देता है, एंड द जी अदर वन इज एक्सटेसी, जिसको कि हम जी, बोलते हैं बिल्कुल परम आनंद। तो शायद बिल्कुल। ये डिफरेंस है दोनों में। जी और ये डिफरेंस मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि जब क्लासिकल आप सीखते हैं और जब आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे बेस्ड कोई राग गाते हैं या सुनते हैं या उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी खुशबू की पोटली खुल गई हो या किसी रंगों की पोटली खुल गई हो। वो तो खुद वो जो सब जानते एहसास हैं। है वो शायद आपको मॉडर्न संगीत नहीं दे पाता है। डॉक्टर खुद मानते हैं, सब म्यूजिशियंस, ये आपके संगीतज्ञ, उसके अलावा आपके वैज्ञानिक मानते हैं कि पर्टिकुलर आप रागनी गाते हैं तो पर्टिकुलर ग्लैंड आपके मस्तिष्क में वहां से इस रस को जो है निकालती है, और उससे आपको ये फायदा होता है। आपकी फला फला प्रक्रियाएं जो है शरीर की, वो इस तरह से वो होती हैं, तो ये फैक्ट है, आप उसके असर देख लीजिएगा। हाँ, ये वैज्ञानिक है, सभी कुछ वैज्ञानिक है। मैंने तो काम किया सब 10 साल, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी चित्र बना दिए। मैं ये फील करता था कि इसकी जो फीलिंग्स आ रही है, राग भैरव गाई जा रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग का समय है, कैसी उसकी ऋतु है, कैसा उसका मजा है, वो मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो जो असर, वो जो भाव, वो जो फीलिंग्स जो आती थी, वो मैंने मेरे रंगों में देने की कोशिश की है था। वही मैं मेरी कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे सम्मिश्रण हुआ ना, रंगों का भी, जी, रागों का भी, सभी चीजों का तालमेल हुआ साइंटिफिकली और वो मैंने तारतम्यता कहा, बैठी जो कि नहीं बैठ पा रही थी। तो देखिए आज विदेशी जो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं ना, वो ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। उन्होंने ये जाना कि इस आदमी ने वाकई बहुत गजब का काम किया है। मैं आपको क्या उदाहरण दूं, मेरे शहर में जौहरी बाजार बहुत फेमस है, और वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है, LMB। वहां से एक फॉरेनर बाहर निकली, तो कुछ जो स्ट्रीट गाइड होते हैं, जिनको ये हमारे यहाँ लपका बोलते हैं, वो हम्म। उसके पीछे लग गया। मैं आपको टेक्सटाइल दिला दूं, मैं आपको ज्वेलरी दिला दूं, अच्छी जगह से ऐसा कुछ कर दूंगा। उसने कहा देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, और मुझे यहाँ के कोई बेहतरीन आर्टिस्ट से मिलवा सकते हो तो मिलवा दो, बाकी मुझे नहीं बहुत खरीदना कोई सुंदर। चीज़। तो उसने सोचा कि शायद कोई आर्टिस्ट, ये उनके पास ले चलूंगा तो कुछ पेंटिंग वेंटिंग खरीदेंगी तो मुझे कुछ कमीशन मिल मिलेगा। जाएगा, हाँ। बस ले आया उसको। अब जब वो हम्म। मेरे पास आया तो वो तो कंटेम्प्ररी मॉडर्न आर्टिस्ट थी। हम्म। उसने जब थोड़ी बहुत देर मेरा काम वाम देखा, तो उसने कहा कि मिस्टर गिताई, क्या आप कोई ऐसा आधुनिक का ऐसा कुछ काम नहीं करते जिसमें। तब मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया मेरी रागमाला के बारे में, कि देखिए इससे बड़ा तो आधुनिक और एब्स्ट्रैक्ट और पुराना कोई काम ही नहीं हुआ। तब वो हम्म। हैरान हो गई सुन करके और देख करके कि ये आसमीन ने बहुत कमाल किया है, हमने सोचा ही नहीं था। उसने 5 साल लगातार इंडिया आकर के मेरे पे काम किया, और अपनी बताइए। शैली में राजमाला बनाई है। और हम दोनों ने एक साथ एग्जीबिशन की पूरे यूरोप में। उसने जहाँ पॉल क्ली और पिकासो जैसे लोग, आर्ट गैलरी सालों बुक होती थी, मिलती नहीं थी, वहां उसने बुकिंग कराई है, मुझे बुलाया है, वहाँ डेमो करवाया है, वहाँ एग्जीबिशन कराई है। आज हमारे इंडियंस में ये सब चीज है ही नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट में है, न प्राइवेट लोगों में है, न किसी और में है कि वो उसको समझें। कितने लोगों ने आज मेरी यहाँ एग्जीबिशन करा दी इंडिया में, कितने लोग उस चीज को समझते हैं, आज भी नहीं समझते। आज भी उन्हें मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया कि ये एक्सपोजर चाहिए लोगों को, मेरे मरने बिल्कुल। के पहले तो समझ लो बिल्कुल। कि। एक कलाकार को पूर्वाग्रह से तो मुक्त होना चाहिए, लेकिन हाँ, सरकार का ये दायित्व बनता है, हर इंस्टीट्यूशन का ये दायित्व बनता है कि वो कला प्रेमियों के लिए कला की धरोहर को बचा के रखें और उसमें जो लगता है वो लगा डालें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये नितांत आवश्यक है। सब जो शॉर्टकट मार करके, मैं तो ये कहूँगा, आधुनिक कला को और इनको जो अपनाए बैठे हैं, जिनके नाम हो गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग भी ये जेलसी रखते हैं
कि अगर हमारा ये इन लोगों को बढ़ावा दिया गया तो हमारा तो खत्म हो जाएगा मामला, कौन पूछेगा। देखिए वो बोलते हैं ना कि सागर की तह तक जो जाएगा मोती वही निकाल के लाएगा। तो आपकी तो कोठरी भरी हुई है मोतियों से, आप तो समृद्ध हैं बहुत। और जो सिर्फ ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं या अभी हमारे यहाँ के कर रहे आठ हैं, वो दिग्गज एक अलग ही है। हमारे यहाँ के आज देखिए मीडिया भी माफ कीजिएगा सब पेशेवर हो गए हैं। और जहाँ आप जैसा कहेंगे वो आपकी व्याख्याएं कर देंगे, तारीफें कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। 8 दिग्गज आर्टिस्टों ने, कंटेम्पररी मॉडर्न आर्टिस्टों ने एग्जीबिशन लगाई और उनके बड़े नाम हो चुके थे। अब उसकी जो उसके लिए जो वो चीफ सेक्रेटरी उसकी जो है मुख्य अतिथि थे जो उन्होंने पूछा भाई ये क्या बनाया, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो हम्म, कहने लगा साहब अनटाइटल्ड है, ऐसे बनाया वैसे बनाया। उन्होंने हम्म, कहा भाई कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। आगे हम्म, गए, आठों का हम्म, यही हाल था कि कोई कहता था ये कंपोजिशन 1 है, 2 है, अनटाइटल्ड है। वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। हम्म। उन्होंने कहा जब आप मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो आम पब्लिक क्या करेगी। आपने कितना ही अच्छे उसको बनाए होंगे, रंगों को प्रभावित कर रही है आपने जो कलर स्कीम लगाई है और हैं सब कुछ बढ़िया है ड्राइंग, पर आदमी एंजॉय नहीं कर पाता साहब एक्चुअली। वो जो एक गाना है मुझे याद आ रहा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो जो दुनिया बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट रहा होगा वो सबसे पहले भगवान के दिमाग में पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होगा, राइट हो चुका होगा। वो जब तक परिपक्व नहीं होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप ये बिल्कुल क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, बिल्कुल तब तक बिल्कुल वो कला बेमानी है, उसमें अभिव्यक्ति कभी बिल्कुल आ ही नहीं पाएगी। बिल्कुल और सही एक बात है। कलाकार को पता होता है कि जब वो बीज बोता है अपने दिमाग में, तभी से जी उसको पता होता है कि ये पल्लवित होने के बाद कितना बड़ा वृक्ष बनने वाला है और ये कितने बिल्कुल लोगों को छाया देने वाला है और कितने फल देने वाला है। अगर बिल्कुल आपको सही ये नहीं पता तो आप अपनी कला को अभिव्यक्ति दे ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं पाएंगे कि आपने ये क्यों बनाया और आप कहना क्या चाह रहे हैं। सही बात है। नहीं ये तो है ही सब, ये तो इंट्यूशन बहुत जबरदस्त होता है आर्टिस्ट में कि कोई भी चीज को काम करने के पहले वो उसके पास में तैयार हो चुकी होती है उसके दिमाग में कि मेरा ये होगा आइडिया। बिल्कुल, मतलब ये अनूठा ख्याल आपके दिमाग में आना कि मुझे स्वरों को प्रतिमा देनी है, रंग जी देने हैं, जो कि जिनमें की तारतम्यता होनी चाहिए। वो अपने बिल्कुल आप में इतना अनूठा ख्याल है। और अगर उसका आपको पूरी प्रक्रिया दिमाग में पहले से नहीं आपने चला ली होती तो शायद तो आप वही उसे बात है। बीच में छोड़ देते, कंप्लीट नहीं कर पाते। और बिल्कुल शायद बिल्कुल। इतने अच्छे से उस बात को हमें समझा भी नहीं पाते कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते थे और उसका महत्व क्या है कला की दृष्टि से। नहीं ऐसे ही किसी ने पूछा ना था मेरे से कि आप इतनी अच्छी ये मूर्तियां जो इसमें बनाते हैं पत्थर में वो कैसे बनाते हैं। हम्म। तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो मूर्ति इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, जो परमात्मा ने यहाँ इसमें अंदर में जो दिखती नहीं है रखी हुई है, मैं तो जो अनावश्यक पत्थर है उसको काट पीट के हटाता हूँ और उसमें कोशिश करता बहुत सुंदर बात कही आपने, हूँ। एक्चुअली वही मैं शायद कहना चाह रही थी पर उतने महीन शब्द और उतनी सूक्ष्म भावनाओं के साथ नहीं कह पा रही थी। लेकिन कहना यही है कि हाँ, हमारे दिमाग में वो पहले से शिल्प गढ़ लिया जाता है। हाँ हम हाँ, सिर्फ उसको शेप दे रहे होते हैं या जो भी सही बात, अनावश्यक चीजें हैं उन्हें हम हटा के उसको बिल्कुल सामने ला रहे होते हैं, जिससे लोग भी वो देख पाए जो हम देख पा रहे हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए, कला से एक दैनिक दिनचर्या पे आते हैं। अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, नॉर्मल लाइफ के बारे में बताएं, क्या आपको अच्छा और बुरा लगता है वो बताएं, कैसे मैं आप अपना समय पास करते हैं वो बताएं। मैं सब तरह से देखिए एंजॉय करता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूँ। जी। जब मैं शादी होके आया काम में, देखिए मेरे सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे कामों में आदमी को पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत। डिवोशन बहुत चाहिए। अगर आप लगातार सिटिंग नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, रियाज नहीं कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। हम्म। हमें पहुंचे नहीं मारने कैनवास पे कि कुछ भी बना दिया, बिल्कुल कलर ढोल दिया, उल्टा पुल्टा बिल्कुल। ब्रश बना दिया और हो गया। हम्म। तो इसलिए उसमें जो समय लगता था उस बीच में, वाइफ तो नई नई आई थी, बोली कहीं मन में रहता है अभी कह भी नहीं पाती है ये काम वहाँ हमको वहाँ जाना है, या ये हम्म। हमारी जो इच्छा है कि हम घूमने जाएं या कुछ करने जाएं या कुछ और अदर एक्टिविटीज के सोशल हम्म। एक्टिविटीज। हम्म। तो उसने एक बार ऐसे मजाक में कही है, हकीकत है यूं समझ लीजिए आप हम्म। कि आपकी पेंटिंग मेरी सौत है। हम्म। आप
मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तब से आप ये देख लीजिएगा, सब जीवन में ही रहा कि वो बोलेंगे अभी यहाँ चलना है, ये करना है, मैं अपनी ब्रश उसी वक्त ऑन कर देता हूँ, कहता हूँ चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका भी तो जिम्मेदारी है ना, उनकी वजह से ही तो हम निश्चिंत रहे काम करने के लिए कि हमें कभी बिल्कुल। कोई तकलीफ हम्म। नहीं जब तक जीवन साथी का सहयोग नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, होता ही नहीं, तक होता ही आप, नहीं। हाँ, आपका काम अधूरा है। जी हम्म। बिल्कुल। आज जहाँ तो मैं ऐसा पहुंचा बहुत हूँ कम तो कलाकार लोग कर पाते हैं कि वो अपने दैनिक जीवन में और अपनी कला में इस तरह का बैलेंस कर पाए। बराबर साहब सब बैलेंस तरह आपने से जो है। एक शब्द सुन के, सौत सुन के वहीं से शुरू कर दिया, विच इज बिग। अदरवाइज वो जिंदगी भर रहने वाली कंप्लेंट थी शायद। जी बिल्कुल क्योंकि कला बिल्कुल। का साथ आप नहीं छोड़ते, लेकिन आपने जो ये बैलेंस बनाया, मैं वो तो बहुत। साहब इसीलिए देखिए, मैं बीएफए करके आया तो मेरे 17 साल बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय ने बीएफए शुरू किया। मेरी डिग्री का कोई आदमी नहीं था, मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिल रही थी कई जगह, है ना, डीन बनाया जा रहा था मुझे, यहाँ सरकार ने जो है, यहाँ जो जनसंपर्क निदेशालय की बजटियर पोस्ट मिल रही थी, पर मैंने यही कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं जो है ना तो सोशल कुछ और कर पाऊंगा, ना घर वालों को कुछ टाइम दे पाऊंगा, ना पेंटिंग कर पाऊंगा, ना स्कल्पचर बना पाऊंगा, मैं फ्रीलांस काम करूंगा, मुझे चुनौतियां स्वीकार है। और मैं बहुत आपको सुंदर। सच बताता हूँ, सिंस स्टूडेंट लाइफ से अब तक मैंने सब तरह का काम इसीलिए किया कि मैं कभी फ्री बैठा ही नहीं। मुझे हम्म। किसी ने आगे कहा कि मुझे मेरी इस फर्म का लोगो बनाना है, तो मैंने वो लोगो भी बनाया, और ऐसा बनाया कि कोई दूसरा बना नहीं सकता, आज भी बनाता हूँ। और उस वक्त भी खाली लोगो बनाने के 1,50,000 रुपए लेता था, आज तो कंप्यूटर 2 मिनट में बना देता है, आपसे थोड़ा सा बिल्कुल। पैसा। लेकिन मेरे पास जो क्रिएटिविटी थी, मेरे पास जो दिमाग था, मैं जो जिस चीज के लिए बनाना चाह रहा हूँ वो चीज उसमें झलकती थी, उसमें एक्सप्लेन करता था कि तुम्हारा ये लोगो मैंने ऐसा क्यों बनाया। और हम्म। मेरे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे, स्तर पे जो है लोगो और इस तरह की चीजें मेरी पब्लिश हुई हैं। बुक कवर्स मैंने बनाए, पोस्टर डिजाइनिंग मैंने की है, इलस्ट्रेशंस मैंने बनाए हैं, प्रेस एड मैंने बनाए हैं, जब कंप्यूटर नहीं था। हम्म। नहीं, कंप्यूटर आपकी सौत है ऐसा या कंप्यूटर आपकी सौत है? नहीं नहीं, मैं तो देखिए अभी भी यही कहता हूँ, अभी भी मेरे पास में एक फर्म के मालिक आए, उन्होंने कहा साहब देखिए, ये मेरे एक फ्रेंड के पास गए एक्चुअली, तो कि देखो भाई मैंने ये 10,000 रुपये दे के लोगो बनवाया है। तो उन्होंने कहा डस्टबिन किधर है, बोले क्या हुआ है, मैं 10,000 रुपये खर्च करके आया हूँ, तुम बोलते हो डस्टबिन किधर है। तो उन्होंने कहा भाई ये कहीं भी किसी भी हद तक ठीक नहीं है, तुम पैसा खर्च करने के लिए और तैयार हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ लोगो कैसे बनता है, और ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम हैरान हो जाओगे। वो मेरे हम्म। पास ले आए। मैंने कहा यार कौन बनाएगा, कौन, अभी मैं इसे बोलूंगा 50,000 रुपया लूंगा तो ये हवा खिसक जाएगी, देगा ही नहीं, मैंने मन में ये सोचा। तो हम्म। मैंने मेरे मित्र से कहा यार तुम कहाँ इस जमाने में हम्म। कंप्यूटर के बजाय मेरे पास ले हम्म। आए, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का बना हुआ है, मेरे सामने रख दिया। तो हम्म। मैंने कहा ये है तो कोई मतलब का नहीं। दस हाँ, हजार हाँ। रुपये तुम्हारे चूल्हे में गए। उसने कहा हम्म। साहब छोड़िए इसको, ये 50,000 टेबल पे रख दिया, आपको बनाना है। तो मैंने बनाया, और बनाने के बाद जब उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि देखो मैंने क्या बनाया, तो हम्म। हैरान हो गया। वो कहने लगा साहब ये दिमाग कंप्यूटर के पास थोड़ा ही है, हम्म। उसके पास तो जो लिमिटेशन है उसी को रखेगा सामने आपके। बिल्कुल। जो यहाँ तो मैं हजार संवेदनाओं की, ईमेल बना भावनाओं सकता, की जो मेरे फादर सूक्ष्मता है, डिजाइनिंग हाँ। करते थे, तो हम्म। उनको लेटर्स के मोनोग्राम बनाने में आज भी जो मास्टरी थी वो सिर्फ मेरे पास और किसी के पास नहीं है। वो राजा महाराजा अपने मोनोग्राम बनवाते थे इनिशियल्स से, जो आगे या पीछे के जो तो 3 अक्षर होते हैं, हम्म। तो वो अक्षरों को इस तरह से सेट करते थे कि आदमी हैरान हो जाए। तो वो उसको जब लेआउट लगा करके देते थे कि देखो मैंने साहब ये आपके लिए 5 बनाए, वो महाराजा ही कहता था यार मजा नहीं आया, अभी और बनाओ, वो 10 बना देते थे। 50-50 लेआउट साहब एक ही चीज को लेकर के, कि हम्म। एक पहला अल्फाबेट एक कैसे लिखा जा सकता है, कमाल था हम्म। साहब अपने आप में। और हम्म। आदमी इस पशुपेश में पड़ जाता था, ये सभी अच्छे हैं कायदे से ही, बोलता महाराजा मैं हम्म। कौन सा काम ले लूं। हम्म। तो वो सब तो चीजें सब बहुत मतलब जो है वो तो मुश्किल है कला, सब, मतलब हाँ, आर्ट मैं इज अ कभी नहीं सिनोनिम कहूंगा ऑफ सब कंप्यूटर डिवोशन। मेरा वो है, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो बियॉन्ड द कंप्यूटर है। हम्म। और इसलिए मैंने ये आप। प्रूव किया है साहब, मैं जब जर्मनी में गया 85 में, तो हम्म। जर्मनी के 2 टुकड़े थे साहब, एक वेस्ट जर्मनी था और एक ईस्ट जर्मनी था। और उस वक्त मेरे को जब वहां बुलाया गया तो कंप्यूटर वहां आ चुका था, हिंदुस्तान में तो जानते ही नहीं थे कंप्यूटर क्या चीज होती है। तो हम्म। उन्होंने जो डिजाइनिंग किया, तो मैंने वहां हाथ से डिजाइनिंग किया, हमें तो आदत ही नहीं थी उसकी। और जब मैंने हाथ से डिजाइनिंग किया तो वो हैरान रह गए। वो कहने लगे कि आपने इतना जल्दी और इतना बढ़िया लेआउट बना दिया कि हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। उन्होंने हम्म। उसको स्कैन किया कंप्यूटर स्क्रीन पे,
एक ही मेरे डिजाइन को 10 तरह से डिपिक्ट करके सामने रख दिया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ। अब ये तो साइंस की और कंप्यूटर की हम्म। महिमा है ही ना। पर हम्म। ओरिजिनल जो मैंने क्रिएट किया है उसका तो अपनी जगह अपना मजा है। आप बिल्कुल। बिलीव करेंगे, मैंने स्विट्जरलैंड में क्लासेस ली, वहाँ के आर्ट कॉलेज में। तो छुट्टी के बाद भी, खत्म समय होने के बाद भी, जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ कम से कम 10-5 स्टूडेंट मेरे पीछे आ जाते थे कि सर आप करेंगे क्या यहाँ सारा टाइम, आप जितने दिन यहाँ हमारी कंट्री में हैं, हम चाहते हैं कि आप ट्यूशन लें और हमें कुछ सिखाएं। तो आदमी में कुछ होता है तब आपके पीछे आता है ना आदमी, वहाँ नहीं तो बिल्कुल कहता हमारे बिल्कुल। पास हम्म। बहुत सहूलियतें हैं, बहुत कंप्यूटर है, हमारे पास बहुत दिमाग है, लेकिन वो जानते थे कि ये उसके बाद में कुछ काम करने वाला आदमी बिल्कुल। और कितने लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, इससे भी ये बात साबित नहीं होती कि हम कितने अच्छे कलाकार हैं। हम अच्छे कलाकार हैं ये हम जानते हैं। और जो कला प्रेमी होगा, पारखी होगा, वो जान ही लेगा एक नजर में। है। मैं तो बहुत और लोग मेरे को ऐसे भी आते हैं साहब जो सोचते हैं कि ये खरीद पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को बेचना ही नहीं है। मैं हम्म। तुम्हें इसलिए नहीं कहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, पर तुम देखो मैंने क्या किया है। मैं हम्म। फॉरेनर्स को नहीं कहता हूँ डोंट हम्म। बाय, तुम देखो मैंने क्या किया और हम्म। कितना किस स्तर का मेरा काम है, क्या मैं मायने रखता हूँ। तब वो हम्म। मुझे गाइड करते हैं। आज आप बताइए मैं कितनी जगह जाइए, सरकार ने मुझे एक जगह नहीं भेजा। और ऐसे निकम्मे लोगों को निकम्मा ही बोलूंगा साहब, जिनको दो दो बार, 4 4 बार, 10 10 बार भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं वहां जाके उनको ढोक नहीं दे सकता था, हम्म। मैं बातों में गिर नहीं सकता था। जी, कला का अपना एक स्वाभिमान होता है। मुझे 1980 में सबसे पहले नेशनल अवार्ड मिला, उसको उन्होंने मुश्किल से एक दफे भी नहीं भेजा। और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जूरी में रहा, मैंने उनको अवार्ड के लिए जो है आगे निकाला, वो क्या क्या अच्छे से जाके आगे। अब वो क्या करके आएंगे? पैसा कमा लेना एक अलग बात है साहब, और मैं जो करके आता हूँ उसके लिए वो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। वो हमारी आत्मा हमें गवाही देती है कि हम क्या सही कर मुझे रहे तो हैं, उनके क्या खेले गलत। हम वो छाप छोड़ के आना चाहते हैं कि हमको हम्म। एक ही बार बुलाओ और सबसे लास्ट में बोलने का मौका दो, लेकिन हम सबसे हम्म। आगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपको क्या क्या पसंद है? आप गाते हैं? नहीं, गाने का तो ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि कुछ कोई देखिए, लोकगीत, कुछ आपका पसंदीदा, नहीं, कुछ ऐसे तो आपका कोई जरूर थोड़ा बहुत पसंदीदा आदमी नगमा बोला जो ही कि। लेता है, बाकी क्योंकि मैंने तो काम ही संगीत पे किया, मैं तो चलता भी रिदम में हूँ। क्या तो बात ऐसा, कहूँ आपको, मैं मैं ये तो खाता नहीं भी कहूंगी रिदम में आप हूँ, मैं चलता रिदम भी में चल रिदम के में हूँ। दिखाएं, लेकिन आप मुझे अगर दो लाइन सुनाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और शायद दर्शकों को भी मजा आएगा। ऐसा तो मैं क्या बताऊँ आपको कुछ, अभी ऐसा याद भी कुछ नहीं रहते हम लोगों को गाने का तो कोई ऐसा। कोई देखिए ऐसा, मेरे कोई ऐसी दो लाइन मेरे जो को आप बहुत अपनी जीवन पसंद है। संगिनी को समर्पित करना चाहें। नीरज बहुत बड़े कवि हुए हैं, गुजर गए, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कई सब ऐसे बहुत से लोगों ने लिखा है, ये बात नहीं है, लेकिन वो याद नहीं रहता। नीरज की एक बहुत अच्छी कविता है, जो गीत है, जो कि फिल्मों में भी बाद में आया। तो मैं वही आपको थोड़ा सा 2 लाइन जो है। बिल्कुल। सपने झड़े फूल से, गीत चुभे शूल से, मिट गए सिंगार सभी बाग के बबूल के, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपने झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से। बहुत खूबसूरत। अब एक छोटा सा और एक करेक्शन करना चाहूंगी कि वो कवि गुजर नहीं गए हैं, वो आज भी साथ हैं हमारे। एकदम सही बात कही आपने। ना कवि गुजरता है, ना कविता गुजरती है, ना कला गुजरती है, ना कलाकार गुजरता है। बहुत और जबरदस्त लोग हुए हैं साहब। रामधारी सिंह दिनकर मेरे आदर्श थे, पद्मश्री लौटा दी उस जमाने में जो मेरा नहीं करती थी, कुछ नहीं बोले। वीर रस के कवि थे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत विहीन विष रहित विनित सरल हो। बताइए आप, इससे ज्यादा कोई स्पष्ट तरीका नहीं हो सकता बताने का कि किस किस तरह से लोग अलग अलग होते हैं, कितनी उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। गीताई जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और और अगर आप कुछ संदेश देना चाहें आर्टिस्ट को, यंग जनरेशन को। अब यही कि देखिए, आप कितना भी कुछ भी आगे बढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी का किसी भी तरीके की जो है अलग शैलियों का या कला का वो नहीं करता हूँ।
लेकिन कम से कम आदमी को अपनी कला के लिए आत्मसम्मान, अपनी कला के लिए, अपने जो है उसके लिए हमेशा ये रहना चाहिए कि आप उसको ठीक से समझें, करें। मैंने बहुत जगह बोला, दुनिया में देखिए मैनिपुलेशन से उन्होंने अपनी मोनालिसा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बना रखा है। मैं कहता हूँ हम्म मेरे यहाँ जो राधा का पोर्ट्रेट बना है, किशनगढ़ हम्म शैली में जो बनी बनी है, वो हम्म बेजो दुनिया में नहीं, इस पृथ्वी पे आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। मैं प्रूव करता हूँ सब उसमें बिल्कुल। लय और संगीत और जो क्रिएटिविटी है उसको मैं प्रूव करता हूँ साहब। और मैंने वो काम किया है। जिस व्यक्ति ने, जिस कलाकार ने उस शैली को जन्म दिया, मुझे तो मेरे यहाँ ये माना जाता है कि इंकारनेशन होता है, आदमी का पुनर्जन्म होता है। मैं तो ये बिल्कुल। मानता हूँ कि उस कलाकार में कुछ बाकी रह गया था, मैं पुनर्जन्म हूँ उसका, दावा करता बहुत हूँ। सुंदर, मैंने अपना बहुत काम सुंदर। अपनी उसी शैली में बनाया, जबरदस्त है। वही मैंने कहा कि ना कवि मर सकता है ना कला मर सकती है, क्योंकि ये निरंतरता है और हमेशा बनी रहेगी। जी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। लेकिन वही है कि आगे कहानी कहने वाले भी बहुत आएंगे और कहानी हाँ हमेशा हाँ, बिल्कुल जारी आएंगे साहब। रहेगी। मैं खुद इस बात को मानता हूँ और आते रहे हैं सब। आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खूबी और क्या रही है? आप किसी महल मंदिर में, किसी जगह बड़ी से बड़ी आर्किटेक्ट, बड़ा सा बड़ा पेंटिंग स्कल्पचर, कहीं नाम देखेंगे किसी आर्टिस्ट का? नमन करता हूँ साहब। मैं म्यूजियम में जाता हूँ तो सुबह से शाम मेरे लिए कम होता है, वो 4 दिन भी कम होते हैं, 10 दिन भी कम होते हैं। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में 15 दिन गया हूँ लगातार देखने। और वहाँ की कीपर ने मुझे जो है एनकरेज किया कि गिताई जी आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं, आप जितनी दफा आना चाहो आओ। मैंने कहा मैं ये मुगल पेंटिंग्स और ये जो धरोहर तुम यहाँ ले आए चुरा करके, इनको आत्मसात करना चाहता हूँ, मैं इनसे बेहतर काम करना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें जो है सा वो हमें प्रेरणा देती है। वहां जाके नमन करता हूँ कि हमारे आर्टिस्टों ने कहीं नाम ही नहीं लिखा, चाहा ही नहीं, वो तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। आज साउथ में ऐसा काम हो रहा है स्कल्पचर का, मैं कहता हूँ उसकी कॉपी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास जबकि आधुनिक साधन आ गए, उन्होंने ग्रेनाइट में हाथ से उसको कार्विंग किए थे, कटर नहीं थे, कोई इस तरह की मशीनें नहीं थी, कुछ और नहीं था। हम्म साउथ के टेम्पल्स की तो शोभा देखते ही बनती है। कमाल के काम किए हुए हैं। देखिए आपको एक तो एग्जाम्पल है। बाकी हमारा भारत वहाँ आपके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भरा पड़ा है, इतनी कलाकृतियां, इतनी चीजें हैं। बिल्कुल और इससे दुगनी तो विदेशों में जा चुकी सर। बिल्कुल, चप्पे चप्पे में हमारे यहाँ कला है। तो आप सोचिए कि जो है किस तरह के हम लोगों ने काम किए हैं, उनका कोई वो नहीं है सर। मेरे ख्याल से जिस तरह से कला हर रंग में, हर जगह, हर चप्पे चप्पे में बिखरी हुई है, उसी तरह से कला पारखियों का भी ज्यादा होना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। अगर कलाकार ही नहीं होंगे तो कोई भी कला, ये नहीं, कोई भी कला, कोई भी चीज जो है डेवलप होगी ही नहीं। हम्म, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा था कि आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए साहब, सम्मान चाहिए, उसके एनकरेजमेंट चाहिए, उसे पूरी तरह से जो है आप नवाजो, वो भूखा रह के भी आपको काम कर देगा। बिल्कुल। और कर रहे हैं साहब। हमको कौन सी कभी जो है दौलत मिली है, पर हम इसी प्लेजर में कर रहे हैं कि हमने जो कुछ किया वो परमात्मा की देन है। खुद परमात्मा हमारे हमारे सामने है, बिल्कुल। हम उसको आपने डिपिक्ट कहा करते ना हैं। कि आप परमात्मा की ही प्रतिमूर्ति हैं, आपके अंदर वो इनकारनेट हो रही है चीज, और आप आगे भी उसी तरह से उसको देके जाएंगे। और ये एक अपने आप में एक लॉ है जो किसी ना किसी में आगे जलती ही रहेगी। उसको समय रहते हुए मैं समझता हूँ साहब, सभी लोगों को, समाज को, खास तौर से सरकार को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खाली आप अवार्ड दे के और सम्मान करके छोड़ दो, वो भी काम हाँ। नहीं चलता। बिल्कुल। लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की साहब। आज भी लोग बाग बहुत कह देते हैं साहब कुछ नहीं जानते, ये तो कुछ नहीं करते। भाई मैं तो कोई सर्टिफिकेट तो तुमसे लेना नहीं है, मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ही काम करता रहा हूँ सारी हमारा जिंदगी सर्टिफिकेट अभी। हमारे अंदर से आता है। तो मुझे मुझे क्या करना है? तुम जो कुछ कह रहे हो वो अपने स्वार्थ की वजह से कह रहे हो कि तिलक गीताई जी तो कुछ जानते ही नहीं है, वो तो फ्रॉड है। तो भाई मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कोई अप्रोच नहीं थी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो एक आगे एक देश एक एक कदम जो कर्तव्य निष्ठा के साथ और प्रेम के साथ और समर्पण के साथ बढ़ाया जाता है, उस हर कदम की वैल्यू होती है। और ये वही समझ सकता है जो उसको कदम दर कदम तय कर रहा है, उस दूरी को, उस सफर को। सब इधर होना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए, देव बड़ा या पुजारी, किसको बड़ा मानेंगे? देव तो अपनी जगह है, पुजारी अपनी जगह है। मैं बिल्कुल। आज जिस हनुमान जी के मंदिर में जा रहा हूँ, वो रास्ते में कम से कम भी नहीं तो 100 मंदिर हैं। अब मैं वहाँ 100 के वो नहीं करता हूँ, मेरे को वहीं जाना है। इसका हम्म रीजन ये है कि वहाँ जो पुजारी था उसने उनको जो है बहुत ज्यादा वो कर दिया।
तो कला में भी ऐसे ही है साहब, कोई आदमी कहीं चरम पे पहुंच गया, उसको कोई अच्छा पुजारी मिल गया, हम्म। हमें तो एनकरेजमेंट करने वाला, आगे पुश करने वाला कोई गॉड फादर तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। हम बैठे रहेंगे अपनी एक जगह पे। मेरे बिल्कुल हनुमान जी में वहां जाने में कोई कमी नहीं है, जो बीच में 100 पढ़ते हैं उनको अगर आप देखो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से आपने बहुत सटीक अपना मैसेज दे दिया है, और इसको बस एक्सेप्ट किया जाना बाकी है। आपके लिए ये आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो। हाँ जी, मैं एक बात और लास्ट में आपको कहना चाहूंगा, मेरा जी। सरनेम है गीताई। हम्म। गीताई गीता से बना हुआ सरनेम है, कोई जाति या किसी धर्म को, किसी चीज को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करता। हम्म। और गीता में जो सब कुछ कहा गया है, उसका निचोड़ यही है कि तू जो भी कर्म कर रहा है उसे करके मेरे को समर्पित कर दे, और किसी चीज की मत कर। मुझे बिल्कुल उसके बाद में शुरू हो जाऊंगा कि मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल। क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, और मेरे को क्या करना है ये मेरे पे छोड़ो। वो सोचना मेरा काम है, हाँ। जो मैं वही करता आ रहा हूँ सारी जिंदगी, तो कि मुझे आपने अपने सरनेम की व्याख्या की, मैं आपके नाम की भी व्याख्या करना चाहूंगी कि आप भारत के भाल का तिलक हैं। पता नहीं साहब, आप सोचिए कि 75 साल पहले ये इस तरह का नाम रखना, वो प्रभावित थे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने भारत को सबसे पहले कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फादर ने कहा इसका नाम। और मैं आपको बताऊं साहब, देखिए कैसी कैसी विडंबनाएं होती हैं। जिस कॉलेज में पढ़ता था, आर्ट कॉलेज में दिल्ली में, उसका नाम तिलक मार्ग है। वो आपके तिलक ब्रिज से लेकर के और पूरा इंडिया गेट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसी पे बना हुआ है। और जब मैं तिलक ब्रिज पे बस से उतरता था तो वहाँ लोकमान्य तिलक की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। मैं सबसे पहले तो उसको नमन करता था कि हम्म। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपका नाम मेरे बुजुर्गों ने रखा है, तो हम्म। थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो कि मैं भी जाना एकाकार सकूं। महसूस होता है, हाँ। ये हम्म। भावनाएं थी साहब, और वो फलित हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। आभार तिलक जी, बहुत बहुत आभार आपका, मेरी तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से भी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।